तो बच्चों आज हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन डी, आर एंड ए। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट चैप्टर का। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर एटम और रेडियस ऑफ स्फेरिकल एटम और उसका जितने भी यूनिट सेल होते हैं उन यूनिट सेल का क्या एज लेंथ है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। आज हमारा टॉपिक यही है। आइए चलते हैं। मैं हूं डॉक्टर विनय सिंह और ये आपका खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री श्रीमान। यहाँ पर बच्चों डी क्या है देखते चलिए। डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर एटम। दो एटम्स के बीच में जो नियरेस्ट डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं डी। आर इज़ द रेडियस ऑफ एटम और ए जो है बच्चों एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल और यूनिट सेल। हमको सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में यहाँ पढ़ना है, डिस्कस करना है। हमको पता है चिल्ड्रन कि कोई भी यूनिट सेल होता है, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे एफसीसी हो, फेस सेंटर्ड हो, सब में जो लैटिस पॉइंट है, जिन पार्टिकल से मिल करके पूरा यूनिट सेल बना होता है, उनको हम एक स्फीयर कंसीडर करते हैं। आइए हम बारी बारी से तीन टाइप के यूनिट सेल होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और एफसीसी। इन तीनों को लेकर के डिस्कस करते हैं कि उनके बीच में डी, आर और ए के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम यहाँ एस्टैब्लिश करते हैं। सबसे पहला देखेंगे बच्चों SEC, दैट इज़ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन गया। बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं बनाना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये देखिए ऐसे हमने बना दिया एक क्यूबिक यूनिट सेल बच्चों, ठीक है। और ये जो 8 कॉर्नर्स हैं, देखिए ये सब क्या हैं, लैटिस पॉइंट, और या इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और एटम्स। इन्हीं से मिलकर के ये हमारा क्यूबिक क्रिस्टल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से मिलकर के पूरा क्रिस्टल बनता है। ध्यान से समझिएगा, इस एटम को बच्चों हम लोग स्फीयर कंसीडर करते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा डायग्राम इसको बड़ा करके बनाता हूँ स्फीयर को। देखिए यहाँ पर छोटा दिखाया हमने, अब इसको हम बड़ा बना देते हैं। देखिए ये बच्चों एक स्फीयर ये हो गया आपका, ये पूरा एटम हो गया, और दूसरा एटम ये हो गया बच्चों, ये आपके पास एटम हो गया, ठीक। ये देखिए एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, दोनों मिल करके एक साइड बनाते हैं। इस एटम से मिलके इस एटम से मिलकर के एक साइड बनता है। यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ टू स्फीयर, इसको हम लोग कहते हैं एज लेंथ, ओके। और ये भी आपका एज लेंथ हो गया, कोई भी एज ले लीजिए, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो एज लेंथ हो गया। एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, इस स्फीयर का ये जो डिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ तक, इसको हम कहते हैं आर, रेडियस। ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये हो गया आपका रेडियस। तो रेडियस और ये एज लेंथ, और ये जो दोनों एटम हैं बच्चों ये सबसे करीब हैं एक दूसरे के। इसमें और कोई अरेंजमेंट है नहीं, सिर्फ एटम्स यहाँ कॉर्नर्स पर होते हैं। यही SCC की स्पेशलिटी है। SCC की पहचान इसी से होती है कि एटम सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं, उन्हीं से मिलकर के एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है जिसको आप SCC कह रहे हैं। तो दोनों स्फीयर के बीच में नियरेस्ट यही दोनों होंगे, तो इसी को हम डी भी कहेंगे। इज इट? ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर एटम। ये तो यहाँ पर डी का वैल्यू क्या हो गया, डी इज़ द नियरेस्ट नेबर एटम, और ये किसके बराबर हो गया, ए के। बहुत सिंपल, देखिए सिंपल सा डेरिवेशन, डी इज इक्वल्स टू एज लेंथ, ओके। एज लेंथ के ये बराबर हो गया। अब देखिए ये आर और ये आर दोनों मिल करके ए के बराबर हैं। इट मीन्स चिल्ड्रेन एज लेंथ ए इज इक्वल्स टू आर प्लस आर, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर और इस स्फीयर का रेडियस। हमको पता है एटम्स को हम किस फॉर्म में रखते हैं, कैसे कंसीडर करते हैं, स्फेरिकल,
ओके, स्फीयर फॉर्म में। तो इसका रेडियस और इसका रेडियस r प्लस r इज इक्वल्स टू एज लेंथ। इट मीन्स a इज इक्वल्स टू 2r एंड r इज इक्वल्स टू a/2। ये देखिए एक रिलेशन यहाँ इस्टेब्लिश हो गया, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल्स टू a/2। r क्या है यहाँ पर? रेडियस ऑफ स्फीयर और एटम, रेडियस ऑफ एटम a/2, एज लेंथ का आधा मिल करके रेडियस। इस तरह से इन दोनों फार्मूले पर आप एक न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे अभी आगे इस सेशन में, लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ पर ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो बहुत आसान होगा आगे बॉडी सेंटर्ड को कैलकुलेट करने के लिए और फेस सेंटर्ड में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। ये बच्चे देखिए, हमेशा हम आपको बता रहे हैं कि ये स्फेरिकल हो गया, एक ये एटम ये हो गया स्फेरिकल में, और एक एटम ये हो गया स्फीयर में। दोनों एटम का R और R ये एज लेंथ के बराबर हो गया। ये देखिए एज लेंथ है, सब एज लेंथ है, बिकॉज ये क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसके सब एज क्या होंगे? बराबर होंगे आपस में, जिसको हमने A मान लिया है। ठीक है, यहाँ A के से इसको दिखा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो SCC क्लियर हो गया। अब आइए चलते हैं बॉडी सेंटर्ड में। बॉडी सेंटर्ड में चलते हैं। दूसरा बच्चों हम लोग देखते हैं बॉडी सेंटर्ड, BCC। BCC इसका मतलब हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या रिलेशन हो सकता है D, R और A का? एक पहले यहाँ पर समझते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हमने बना दिया बच्चों। ये देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ध्यान से देखिएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब देखिए ये कॉर्नर्स पर स्फीयर हो गए, कॉर्नर्स पर 8 कॉर्नर्स जैसा हम पहले जानते हैं, और ये देखिए 8 कॉर्नर्स। सो 8 कॉर्नर्स पर 8 स्फीयर, और एक स्फीयर बच्चों बॉडी के सेंटर में होगा। ठीक है, बॉडी के सेंटर में, यहाँ देखिए हमने बना दिया, ये बिल्कुल सेंटर में। आप जहाँ बैठे हैं उस रूम को अज्यूम करिए कि वो एक क्यूबिक यूनिट सेल है, और बिल्कुल बीच में, उस आपके रूम के बिल्कुल बीच में एक सेंटर हो, आप सेलेक्ट करिए, वो बॉडी सेंटर हो गया। ठीक है, अब बॉडी सेंटर में देखिए ये एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर ये है। ये कौन सा है? आप ज़रा अपने रूम को देखिए, ऊपर कोई एक कॉर्नर ले लीजिए। चारों में से 4 कॉर्नर होंगे ऊपर के छत वाले पोर्शन में, छत की साइड में। तो कोई एक कॉर्नर, हमने एक कॉर्नर ले लिया, और जो फर्श है, फर्श का एक कॉर्नर ले लीजिए, इसको आप मिला लीजिए, तो ये देखिए बीच में आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए ये मॉडिफिकेशन अगर हम करते हैं बच्चों, ये देखिए, तो ये बिल्कुल बीच में है, एक ऊपर वाला कॉर्नर से बिल्कुल नीचे वाला कॉर्नर। ऐसे अगर हम मिला दें, डायगोनल ऑफ जो छत है एक उसका कॉर्नर और फर्श का एक कॉर्नर मिला दीजिए, तो यहाँ आपको ये जो स्फीयर मिल रहा है ये आपको बीच में मिल जाएगा। इसी को कहते हैं बॉडी सेंटर। देखिए यहाँ हमने छोटे में इसको दिखाया है, डॉट के फॉर्म में दिखाया है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही होगा स्फेरिकल जैसा। कहाँ मिला था आपको? सिंपल क्यूबिक में हमने पूरा बना कर दिखाया था। तो यहाँ पर उतना मॉडिफिकेशन करेंगे तो दिक्कत होगी। देखिए सिंपल ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आपका एज लेंथ, ये भी आपका एज लेंथ A, ओके, और ये भी एज लेंथ, सब बराबर होंगे, क्यूबिक यूनिट सेल है। इज इट? ये आपका हो गया इसको। अब देखिए बच्चों अगर हम एक मॉडिफिकेशन करें तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ध्यान से देखिएगा। एक मॉडिफिकेशन ऐसे हम करते हैं इस स्फीयर के लिए, और ये जो स्फीयर है इसके लिए भी एक मॉडिफिकेशन इसके लिए भी करते हैं, इस स्फीयर के लिए। ये देखिए ये स्फीयर हो गया, और इस स्फीयर के लिए भी आप स्फीयर को बना दीजिए, हमने बना दिया। ठीक है,
ये देखिए क्लियर हो गया। ओके, और एक मॉडिफिकेशन बच्चों ये कर दीजिए कि इसको इससे मिला दीजिए। ये छत का है, छत वाला एक का कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से मिला दीजिए और इसकी मार्किंग कर देते हैं A, B और ये C, इसको ले लेते हैं D और यहाँ कर देते हैं E। अब आप देखिए इस दो ट्रायंगल आपको मिल रहे हैं, एक ABC और एक ACD, ऐसे देखिए। तो डिस्टेंस अब इस एटम को देखिए बच्चों, ये जो एटम है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगा A से लेके E तक, ये सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस होगा। इसका मतलब ये है कि नियरेस्ट दो एटम के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, E। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, देखिए D इज इक्वल्स टू AE, सबसे नियरेस्ट जो डिस्टेंस है दो एटम के बीच में वो AE है। या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं AD/2। देखिए AD/2, इस AD का हाफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। तो AD/2 ये हो गया। ओके, अब देखिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल और राइट एंगल, इन ट्रायंगल AB एंड C, ABC में देखिए बच्चों AC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर हमको निकालना है, पता नहीं AB क्या है, एज लेंथ, ये A का स्क्वायर प्लस BC क्या है, ये भी A का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, AC इज इक्वल्स टू A√2। ये देखिए आपके पास AC का वैल्यू आ गया A√2। ये जो वैल्यू A से लेके C तक का डिस्टेंस है ये बच्चों आ गया A√2। क्लियर, A√2। अब देखिए हमारे पास AC आ गया। अब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। एक ट्रायंगल ये है बच्चों, इस ट्रायंगल को आप कंसीडर करिए। ये एक राइट एंगल है, इस राइट ट्रायंगल को कंसीडर करिए। सो राइट ट्रायंगल ACD को कंसीडर करिए बच्चों। ACD को अगर हम कंसीडर करेंगे तो देखिए AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इज इट। अब AC हमको पता है कितना, A√2 का स्क्वायर प्लस CD कितना है, दिस वन इज A स्क्वायर। तो ये हो गया आपका बच्चों 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और ये बन गया क्या, 3A स्क्वायर। देखिए AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर और तो AD इज इक्वल्स टू, AD किसके बराबर हो गया, A√3 के। ये AD मिल गया बच्चों आपको, AD देखिए AD मिल गया। तो अब AD मिल गया तो इससे आप D फाइंड कर सकते हैं। देखिए D क्या है, D इज इक्वल्स टू AD/2, D इज इक्वल टू AD/2 और AD कितना आ गया, A√3, तो इस बाई 2 ये हो गया D। ये एक रिलेशन आपको मिल रहा है बच्चों, इसको आपको याद रखना है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर एटम इज इक्वल्स टू A√3/2 इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये भी याद रखना है साथ साथ कि BCC के लिए ये फॉर्मूला है। इसके पहले जो आपने स्टडी किया था वो किसके लिए था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। अब जब D आ गया बच्चों, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए AD क्या आ गया, AD आपका A√3 आ गया। अब इसको ज़रा समझिएगा ध्यान से, AD कितना हम मान सकते हैं। देखिए AD जो है वो A से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा बच्चों, R, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी R रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक ये भी R, और इस स्फीयर का ये रेडियस हो गया। इस स्फीयर का ये रेडियस और ये स्फीयर का 2R हो जाएगा, क्योंकि आधा इधर आधा इस तरफ 2 रेडियस हो गया, और इस स्फीयर का आधा 1 रेडियस यहाँ। इसका मतलब AD कितना हो गया टोटल, अगर हम देखें AD
इस स्फीयर के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कितना हो गया, r प्लस 2r प्लस r दैट इज इक्वल्स टू 4r। AD इज इक्वल्स टू 4r। अब इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर सकते हैं बच्चों। ये देखिए AD इज इक्वल्स टू √3 बाई a√3। AD इज इक्वल्स टू a√3। सो AD यहाँ पर दिया हुआ है 4r इज इक्वल्स टू a√3। सो r इज इक्वल्स टू a√3 बाई 4। ये एक फार्मूला आपके पास मिल गया बच्चों। इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। BCC के लिए रेडियस r इज इक्वल टू a√3 बाई 4। ओके, तो ये पूरा डायग्राम हमने समझाया आपको। ध्यान से इसको देख लीजिए। रेडियस, डिस्टेंस, सो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर एटम a√3 बाई 2 एंड रेडियस इज इक्वल टू a√3 बाई 4। थोड़ा सा देखिए डिनोमिनेटर में आपको डिफरेंस मिल रहा है, इज इट? इसको याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। अब तीसरा FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम बच्चों तीसरा देखते हैं, फेस सेंटर्ड FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। क्या रिलेशन होता है ये देखते हैं। आपको एक डायग्राम से यहाँ समझते हैं। सिंपल सा डायग्राम जैसा आप बनाते हैं, बहुत इजी है। एक डायग्राम आप देखिए हमने बना दिया, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम। ये हो गया बच्चों फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्यों है कि ये देखिए कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स, ये भी जैसा हमने बॉडी सेंटर्ड में बनाया था उसी तरह से 8 कॉर्नर्स के एटम। ये भी एटम उसी साइज़ के होंगे जैसा हम लोगों ने पहले बनाया है। अब देखिए, अब एक 6 फेस होंगे बच्चों। आप अपने रूम को अज्यूम करिए, यूनिट सेल है, लेफ़्ट, राइट, फ्रंट, बैक, अप, डाउन, 6 फेसेस होंगे। कितने फेसेस? 6 फेसेस। तो एक हम ये ऊपर वाला फेस ले लेते हैं बेटा। देखो बच्चों ये देखिए, और एक मॉडिफिकेशन करके इसको जोड़ देते हैं। ये देखिए सिंपल, इसको ऐड कर दें। ओके, ये भी एक पूरा स्फीयर हो जाएगा बच्चों। हम देखिए मॉडिफिकेशन करके बता रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये एक स्फीयर हो गया और एक स्फीयर ये हो गया, ठीक है, और इसका स्फीयर हो गया। ये देखिए स्फीयर हो गया। ओके, ये फेस का है, एक फेस, ये 2 कॉर्नर के हैं, ये और ये दोनों कॉर्नर के हैं। आप बना देते हैं A, B और C। A और C जो एटम्स हैं ये कॉर्नर्स के हैं, B भी कॉर्नर्स का है, लेकिन ये जो बच्चों बीच में है ये फेस पर है, ऊपर वाले फेस में एक बीच में है, तो इसीलिए ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल हो गया FCC। ये FCC फेस सेंटर्ड हो गया। देखिए इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक R, और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक R, और ये कॉर्नर वाला इसका भी रेडियस R, और यहाँ से भी एक कॉर्नर वाला इसका भी रेडियस R। इसका मतलब AC किसके बराबर हो गया? देखिए 4R, और ये एज लेंथ, ये भी एज लेंथ, ओके, और AB भी एज लेंथ। ठीक, ये एक आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर समझने के लिए। इस एटम को देखिए बच्चों, ये जो बीच में है फेस पर है, ये सबसे करीब होगा एक दूसरे, दो, यही नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा A और इस एटम के, ABCD मान लेते हैं। AD जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होगी 2 एटम के बीच में। इसका मतलब है कि AD विल बी द नियरेस्ट नेबर एटम। यहाँ पर D लिखते हैं, D इज इक्वल्स टू AC by 2, all right, that is D is equals to AD, AC by 2 and that is equals to AD। अब एक ट्राइंगल आपको मिल रहा है ABC, so in triangle ABC, AC square, Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square। AB कितना है? A स्क्वायर,
और BC कितना है a², इसका मतलब हो गया 2a², AC² इज इक्वल टू 2a², और AC इज इक्वल टू a√2। ये आपको AC मिल गया। अब बच्चों ये AC जो है वो a√2 के बराबर हो गया। ओके, AC। और इस डायग्राम से AC का डिस्टेंस कितना है? AC इज इक्वल्स टू पहले स्फीयर का R प्लस दूसरे स्फीयर का 2R और प्लस इस कॉर्नर स्फीयर का R, ये कितना हो गया 4R। इसको देखिए, हाँ ये हो गया आपका 4R, इज इट? सो AC इज इक्वल्स टू 4R, और AC की वैल्यू हमने कितना निकाला है 4R इज इक्वल्स टू a√2 बाई a√2 एंड R इज इक्वल्स टू a√2 बाई 4। ये एक रिलेशन बन गया बच्चों, इस पर आपको न्यूमेरिकल करना होगा एग्ज़ाम में। इस पर न्यूमेरिकल मिलता है, रेडियस R इज इक्वल्स टू a√2 बाई 4। ये फेस सेंटर्ड के लिए है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, वहाँ पर रेडियस R और एज लेंथ a में रिलेशन हो गया। अब D का रिलेशन देख लेते हैं। हमको पता है कि ये D दैट इज़ AD इज इक्वल्स टू D, सो D इज इक्वल्स टू AD और AC बाई 2, और AC यहाँ कितना आया है देखिए बच्चों, AC कितना है AC a√2 अपॉन ये हो गया 2, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर एटम का फार्मूला भी आपके पास अब अवेलेबल हो गया। तो दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले आ गए बच्चों आपके पास, R और D का। इन दोनों फार्मूलों को यूज़ करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। SCC, BCC और FCC में इस तरह से आपके पास सारे फार्मूले कलेक्ट हो गए, और रेडियस और एज लेंथ में, डिस्टेंस और एज लेंथ में दो तरह के फार्मूले आपको मिले हैं। ये आपका FCC का स्ट्रक्चर है, इसके पहले हम लोगों ने BCC का इस्टेब्लिश किया था, और इसके पहले हम लोग SCC का इस्टेब्लिश किया था। क्लियर? आइए ज़रा एक साथ सिंक्रोनाइज करके लिखते हैं फटाफट तीनों फार्मूलों को। कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको रहने देता हूँ, एक तो यहाँ पर है ही है आपके पास, ठीक है। ये D का रिलेशन ये FCC के लिए हो गया, देखिए ये FCC का है, FCC के लिए फार्मूला ये आपके पास अवेलेबल है। अगर हम BCC की बात करें, BCC के लिए फार्मूला मिलेगा R इज इक्वल्स टू a√3 बाई 4, और डिस्टेंस का फार्मूला मिलता है A इज इक्वल्स टू √3 बाई 2, ये BCC के लिए है। और SCC के लिए फार्मूला मिलता है बच्चों D इज इक्वल्स टू A एंड R इज इक्वल्स टू A बाई 2। देखिए इस तरह से दो फार्मूले सिंपल क्यूबिक में, दो फार्मूले BCC में, और दो फार्मूले FCC में। अब ये हमने एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया बच्चों की रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन है, और डिस्टेंस का एज लेंथ के साथ क्या रिलेशन है। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी स्टडी करेंगे कि किसी भी यूनिट सेल में कितना एरिया ऑक्यूपाइड है और कितना खाली है। जो एटम्स मिल करके पूरा यूनिट सेल बना रहे हैं उसमें कितना खाली है और कितना ऑक्यूपाइड है, इसको कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। मैं मिटा रहा हूँ पैकिंग एफिशिएंसी, अगला टॉपिक है, इसमें हम लोग देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इसको हम शॉर्ट में PE से लिखेंगे क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा। PE पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, टोटल परसेंटेज ऑक्यूपाइड, टोटल परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस इन यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में बच्चों कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड है उसको हम लोग कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। और जितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड होगा वो उतना ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा। और इसको हम लोग अगर हम कैलकुलेट करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स और एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 100। जब 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स और एटम्स इन ए क्यूबिक यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 100। इस तरह से हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी, कितना उसका एरिया, कितना वॉल्यूम, कितना परसेंटेज स्पेस उसमें ऑक्यूपाइड है किसी भी यूनिट सेल में, एक एक लेके कैलकुलेट करते हैं बच्चों। पहला लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखते हैं क्या पैकिंग एफिशिएंसी आता है। हम बहुत सिंपल सा देखेंगे। हाउ मेनी टोटल एटम्स, Z का वैल्यू कितना होता है? टोटल एटम्स इन SCC इज इक्वल्स टू 1। एक ही तो होता है, याद करिए। Z इज इक्वल्स टू 1 2 4 और Z का वैल्यू ये SCC के लिए, ये BCC के लिए और ये FCC के लिए, ये वैल्यू फिक्स होता है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। ओके, सो टोटल एटम्स इन SCC 1. So volume of one atom, that is atom is a sphere, so volume of one sphere is how much? 4/3 pi r cube। ये आपका एक स्फेरिकल एटम का, एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो A होता है। और एज लेंथ क्या है बच्चों? और एज लेंथ A से डिनोट करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A क्यूब। किसी भी क्यूब का वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं तो उसके एज का, या उसका एज लेंथ है, उसका क्यूब निकालते हैं। ओके, सो ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है बच्चों, ये A है, तो उसी को हम कहते हैं एज लेंथ। इसका क्यूब कर देते हैं, इसका वॉल्यूम आ जाता है। सो पैकिंग एफिशिएंसी PE इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय one sphere. So this one is the volume occupied by one sphere upon volume of unit cell. Total volume of cubic unit cell is the A cube into 100. Is this simple? अब देखिए यहाँ A और R है, इन दोनों में एक रिलेशन आपको पता होगा। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, R इज इक्वल्स टू A/2। फॉर सिंपल क्यूबिक R इज इक्वल्स टू A/2। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए बच्चों, 4/3 पाई R क्यूब अपॉन A/2 होल क्यूब। इज दिस सिंपल? नो, हियर R इज इक्वल टू A/2, सो A इज इक्वल्स टू 2R। यहाँ वैल्यू आप पुट करिए A की जगह पर 2R क्यूब। ओके, थोड़ा सा इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 और इसको एलेबोरेट करते हैं। 4/3 पाई R क्यूब अपॉन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 R क्यूब। दिस इज़ 8R क्यूब। अब देखिए क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। जब इसको पूरा आप कैलकुलेट करेंगे π/6 आ जाएगा बच्चों। दिस इज़ π/6 एंड π/6 को जब हम कैलकुलेट करेंगे फाइनली, सो वी विल गेट into 100 as well and into 100 here, so 52.4%. दिस इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड आ जाएगा बच्चों, 52.4%। इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 52.4% स्पेस विल बी ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर होते हैं, वो इस पूरे यूनिट सेल का 54% एरिया कवर करते हैं। अगर इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन में लिखते हैं PF, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 0.524। यहाँ से 2 डिजिट बैक आ जाएंगे, 100 हटा देंगे तो 0.524 आ जाएगा। दिस इज़ द ऑक्यूपाइड स्पेस। और कितना परसेंट अनऑक्यूपाइड स्पेस है बच्चों? सो परसेंट अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना अनऑक्यूपाइड हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 52.4। 100 में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 4 36 7 एंड नाउ 47.6।
ये इतना एरिया बच्चों अनऑक्युपाइड हो जाएगा। ये दिस वन इज़, ये एरिया आपका अनऑक्युपाइड, ये स्पेस अनऑक्युपाइड और ये स्पेस आपका ऑक्युपाइड। इतना एरिया कवर्ड हो गया इसमें बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बाय द एटम्स, बाय द स्फीयर्स। और ये जो एरिया 47.6 ये अनऑक्युपाइड है, जो कि वहाँ पर खाली मिलेगा। सिंपल SCC के लिए हमने ये पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन को डिस्कस कर लिया। अब दूसरा लेते हैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड के लिए लेते हैं बच्चों सिंपल सा बॉडी सेंटर्ड। नंबर 2 BCC के लिए हम लोग निकालते हैं, दैट इज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे बच्चों। एक यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ मैं, फटाफट देखिएगा। ये देखिए आपके लिए ये सिंपल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में एक स्पेशलिटी ये है कि 8 कॉर्नर्स पर एटम्स होंगे बच्चों, और 8 कॉर्नर्स के साथ साथ आप देखेंगे एक सेंटर ऑफ द बॉडी भी मिलता है यहाँ पर बिल्कुल बॉडी के बीच में। इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो चुका है। सेंटर ऑफ द बॉडी मिलता है। तो यहाँ पर टोटल एटम्स कितने हैं? टोटल एटम्स ये आपके हो जाएंगे हाउ मच 2 4 8 कॉर्नर एटम्स के और एक बॉडी सेंटर मिला करके 2 एटम्स हो जाएंगे। सो वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 एटम्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, दैट इज़ 1 स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब। यहाँ से यहाँ तक ये एज लेंथ हो गया ए क्यूब। सो पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे बच्चों। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 2 स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 2 स्फीयर्स 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई यूनिट सेल दैट इज टोटल वॉल्यूम इंटू 100। ओके, एक रिलेशन और आपको याद होगा कि BCC के लिए अगर हम रिलेशन देखते हैं, सो R इज इक्वल्स टू A√3/4। ये रिलेशन आपको याद रखना है। इस रिलेशन से अगर हम A निकाल लें बच्चों, सो 4R/√3। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन, ये वैल्यू पुटअप करते हैं 4R/√3 होल का क्यूब इंटू 100। ओके, 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4 4 जा 16 4 जा 64 आर क्यूब अपॉन 3√3 इंटू 100। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे बच्चों, पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 68% पैकिंग एफिशिएंसी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 68% एरिया, 68% वॉल्यूम इन कॉर्नर एटम्स एज वेल एज बॉडी सेंटर, जो बॉडी के सेंटर में है, इन एटम से ऑक्यूपाइड है। अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालें बच्चों, तो 0.68 हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। और परसेंटेज स्पेस अनऑक्यूपाइड वो कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल, वेरी गुड, 100 माइनस 68, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 32%। ओके, 32% एरिया इज अनऑक्यूपाइड। ये देखिए, ये अनऑक्यूपाइड स्पेस है और ये ऑक्यूपाइड स्पेस है। ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो गया 68%, एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड दैट इज अनऑक्यूपाइड इज 32%। ओके, आगे चलते हैं हम लोग FCC के लिए। FCC तीसरा हम लोग लेते हैं बच्चों फेस सेंटर्ड FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। सिंपल एक डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए आपका एक यूनिट सेल, बहुत सिंपल सा, कॉर्नर्स पर होंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, स्फीयर्स कॉर्नर पर होंगे,
और फेस पर होंगे बच्चों, ये आपको समझते रहना। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस, हर एक फेस पर एक एटम होगा। तो ये बच्चों हो गया कॉर्नर एटम्स, ये कॉर्नर एटम्स हो गए, और ये आपका हो गया फेस एटम, फेस एटम, जहाँ पर फेस पर ये प्रेजेंट है। तो टोटल एटम्स कितने हो जाते हैं बच्चों इसमें? टोटल एटम्स, और ये एज लेंथ हो गया, इसका एज लेंथ भी यहाँ पर लिख देता हूँ ए। तो टोटल एटम्स कितने हो गए इसमें? टोटल एटम्स इस यूनिट सेल में कितने हो जाएंगे? 4 टोटल स्फीयर्स और एटम्स 4। एंड एज लेंथ कितना है? बहुत सिंपल, एज लेंथ इज इक्वल्स टू ए। सो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज इक्वल्स टू वन स्फीयर और एटम। एक एटम का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ एज लेंथ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब। ओके बच्चों, ए क्यूब। सो पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। पी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 4 एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल बच्चों इंटू 100। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 4 एटम्स, सो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एज लेंथ का क्यूब ए क्यूब इंटू 100। बहुत सिंपल। और एक और रिलेशन आपको पता होगा एफसीसी के लिए, दिस इज एफसीसी। हाँ, एफसीसी के लिए R इज इक्वल्स टू a√2/4। ये एक रिलेशन, इससे हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। a इज इक्वल टू 4R/√2, ये रिलेशन। इस a की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे बच्चों। सो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4R/√2 होल का क्यूब इंटू 100। इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4 4 16 64 आर क्यूब अपॉन 2√2 इंटू 100। जब इसको पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 74%। 74% इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स। देखिए सबसे ज़्यादा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है बच्चों। उसका रीज़न क्या है कि कॉर्नर्स पर भी एटम्स हैं और फेसेस पर हैं, 6 फेसेस हैं, तो हर एक फेस पर एक एटम है। इसलिए इस एफसीसी स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आ रहा है। पैकिंग फ्रैक्शन अगर कैलकुलेट करें तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 74.74 परसेंटेज वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड कितना आ जाएगा? अनऑक्यूपाइड इज इक्वल्स टू 100 माइनस 74, दैट इज इक्वल्स टू 26%। ये देखिए 26% और यहाँ 74%। ये सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी है, सबसे कम अनऑक्यूपाइड स्पेस इसमें मिल रहा है। सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी की आ गई, उससे कम आपका बॉडी सेंटर्ड बीसीसी का था, और सबसे कम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में था। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड है कंपैरिजन टू बीसीसी और एफसीसी के। ओके बच्चों, क्लियर? आइए अब हम लोग एनसीईआरटी का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऑलराइट, सो देखते हैं एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.21। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, गोल्ड एटॉमिक रेडियस 0.144 nm crystallizes in a face centered unit cell. What is the length of a side of the cell? एज लेंथ पूछ रहे हैं, ए का वैल्यू यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों? पहले लिखेंगे गिवन वैल्यूज़ क्या क्या हैं। गिवन वैल्यूज़ क्या हैं? दिया हुआ है एटॉमिक रेडियस r इज इक्वल टू 0.144 nm और फेस सेंटर्ड है। सो
एज लेंथ पूछ रहे हैं चिल्ड्रन, ये एज लेंथ क्या होगा। कई बार हमने देखा है बच्चे क्या करते हैं कि इसको तुरंत एनएम में दिया है, नैनोमीटर में दिया है, तो इसको मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने लगते हैं। कभी नहीं करिएगा, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी तो करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं कि आपको एज लेंथ सेंटीमीटर में ही निकालना है या मीटर में ही निकालना है। हम नैनोमीटर में निकाल के देंगे, एनएम में निकाल के देंगे, इससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है बच्चों। तो ऐसा नहीं करना है। और FCC है, क्रिस्टल कैसा है? FCC क्रिस्टल के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है बच्चों, ए रिलेशन R और A में रिलेशन आपको स्टेब्लिश करना है। FCC के लिए क्या रिलेशन होता है? R इज इक्वल्स टू A√2/4। ये एक सिंपल सा फार्मूला है। R हमारे पास गिवन है, एज लेंथ निकालता है, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। सो A इज इक्वल्स टू 4 × R/√2। ये है वैल्यू पुट करते हैं। 4 × R की वैल्यू दी हुई है, देखिए 0.144/√2। ओके, √2 की वैल्यू, यहाँ पर √2 की वैल्यू पुट करके इसको कैंसिल आउट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.407 nm ये वैल्यू आपको आंसर में मिल जाएगी। नैनोमीटर में आंसर आप लगा दीजिए। सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं ओके एग्जाम में। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बच्चों, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.24। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। यहाँ आपको ध्यान रखना है, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, इट्स मेटालिक रेडियस इज 125 pm। दो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, एंड क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। ये पूरे एल्यूमिनियम का वॉल्यूम दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और पूछ रहे हैं कितने यूनिट सेल उसमें हो सकते हैं। हाँ, सोल्यूशन बनाते हैं क्वेश्चन। हाँ, पहले गिवन वैल्यूज़ रखते हैं बच्चों। गिवन वैल्यूज़ क्या क्या हैं? रेडियस R दिया हुआ है 125 pm। कोई ज़रूरी नहीं अभी इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हम एज लेंथ pm में कैलकुलेट कर देंगे। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर दिया है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का मतलब बच्चों होता है FCC क्रिस्टल है ये FCC क्रिस्टल है। सो पहला क्वेश्चन हमको लेना है, एज लेंथ क्या है? एज लेंथ फॉर FCC फार्मूला क्या है? R इज इक्वल टू A√2/4। ओके, सो A इज इक्वल्स टू 4R/√2 ये है। इसमें वैल्यू रख दीजिए। A इज इक्वल्स टू 4 × R की वैल्यू 125/√2। ओके, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा 353.55 pm, पिकोमीटर। ये देखिए आपका आंसर मिल गया, पिकोमीटर में आ गया। कोई ज़रूरत नहीं हमको इसको कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर दूसरा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ पर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। अब इसको दूसरा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो एज लेंथ A इज इक्वल टू 353.55 पिकोमीटर यहाँ दिया है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 353.55 × 10⁻⁻12 मीटर हो गया। ओके, इज दिस। और अगर इसको हम सेंटीमीटर में करते हैं 353.55 × 10⁻10 सेंटीमीटर हो गया। ये मीटर में हो गया। अब थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर देते हैं, 3.5 यहाँ पर 4 कर देते हैं इंटू 10⁻⁸। ये देखिए 8 सेंटीमीटर ये एज लेंथ हो गया। सेंटीमीटर में हम यूनिट सेल का एज लेंथ लेके आए हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ यूनिट सेल। अब नंबर ऑफ़ यूनिट सेल कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो देखिए एज, एक यूनिट सेल का एज लेंथ इतना है तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज़ A क्यूब। और A कितना है यहाँ पर? 3.54 × 10⁻⁸ का होल क्यूब। ओके, इसको कैलकुलेट करिए। यस, कितना आंसर आएगा बोलिए? 4.43 × 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों। तो देखिए
ये 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम है, ओके, और ये पूरे एल्यूमिनियम का वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल जाएगा कैसे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू हाउ मच टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। ओके बच्चों, 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 अपॉन देखिए 4.43 इंटू 10⁻⁻23। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर मिल जाएगा, बोलिए 2.25 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर इसमें से 10 हो जाएगा, 2.2 इंटू 10⁻22। दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल। ये आपका आंसर हो गया, दूसरा आंसर, और ये आपके पास पहला आंसर। ओके, इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है बहुत कम समय में। अगर इस पूरे कैलकुलेशन में, पूरे स्टडी के दौरान कोई एरर रह जाता है, कहीं से कोई आपको गलती दिखती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।